एल्जाइमर्स के ऊपर वापस आओ। एल्जाइमर्स में वी हैव स्टडीड 4 हाइपोथेसिस दैट विल लीड यू टूवर्ड्स एल्जाइमर्स। ठीक है, टॉप प्रोटीन्स डिस्कस कर ली जिनको हम टॉप पैथीज कह रहे थे जिन एग्रीगेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिस्कस किया, एमलॉइड पाथवे डिस्कस किया, और क्या डिस्कस किया था? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, ROS। लास्ट हाइपोथेसिस मेटालाइन थ्योरी। ठीक है, मेटालाइन थ्योरी नाम से पता चला है ना, आपके सेल्स के अंदर आइंस हैं, फॉर एग्जांपल जिंक है, कॉपर है, वो एबनॉर्मल इंटरेक्शन करेंगे आपकी प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, एबनॉर्मल इंटरेक्शन होगी। हम लोगों ने पूरे अल्जाइमर्स में यही देखा ना कि अगर प्रोटीन्स की एग्रीगेशन हो जाए, मिसफोल्डिंग हो जाए, तो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मेमोरी जो है वो अफेक्ट होती है, आपकी डिमेंशिया होगा। ठीक है, तो भाई सिमिलरली आपके इस हाइपोथेसिस के अंदर सिंपली मेंशन है कि डिस्टर्ब होंगे आपके ब्रेन के अंदर के एंडोजेनस। ठीक है, एंडोजेनस मेटल आइंस। फॉर एग्जांपल कौन से मेटल आइंस? जिंक एंड द कॉपर। जिंक और कॉपर के जो आइंस हैं, यहाँ बुक्स में लिखा है रेडिकल्स हैं, वो एबनॉर्मली इंटरेक्ट करेंगे आपकी प्रोटीन्स के साथ। अल्टीमेटली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द AB या A बीटा ओलिगोमर्स। सिमिलरली आपने वो सारा पाथवे चलाना है, फिर ओलिगोमर्स से आपके पास क्या बनते हैं? मोनोमर से ओलिगोमर, और ओलिगोमर से क्या बनते थे? न्यूरोफिब्रिल्स बनते थे, फिब्रिल्स बनते थे। सेम वही वाला पाथवे इसके अंदर आ जाएगा। आपने याद रखना है कि आपके एंडोजेनस या विद इन द न्यूरॉन्स, विद इन दी सेल, वहाँ पे मेटल आइंस हैं, वो एबनॉर्मली इंटरेक्ट करेंगे आपकी प्रोटीन्स के साथ, जिसकी वजह से उस एबनॉर्मल इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा कि बीटा एमिलॉइड्स जो हैं वो डिपॉजिट कर जाएंगे आपके ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से आपके पेशेंट को एल्जाइमर्स हो जाएगा। अब जी ये आपके एमिलॉइड प्रोटीन्स डिपॉजिट करगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगी? इन्होंने कम्युनिकेशन को अफेक्ट करना है। कब से हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन अफेक्ट करेंगे भाई कम्युनिकेशन अफेक्ट करेंगे, कैसे अफेक्ट करेंगे बच्चों? जब दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, अफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन ये है ना कि सिग्नलिंग प्रॉपरली हो रही हो, ना एग्जैजरेटेड हो ना लो हो। देखो एग्जैजरेटेड जब कम्युनिकेशन होगी वो आइंस की वजह से ही होगी ना। अगर इन आइंस बढ़ जाएंगे तो एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। एक्साइटोटॉक्सिसिटी की तरफ नहीं हमने जाना। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन में क्या होगा कि देयर विल बी द लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या है? स्ट्रेंथनिंग होती है। देयर इज बेसिकली द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द साइनेप्स। मतलब क्या है कि सिग्नल ट्रांसमिशन अच्छी है, स्ट्रेंथन है, लेकिन एग्जैजरेटेड नहीं है। जब आपके मेटल आइंस ने एबनॉर्मल इंटरेक्शन की प्रोटीन्स के साथ, उसकी वजह से आपके पास आपकी जो एमिलॉइड बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स थी वो डिपॉजिट कर गई आपके ब्रेन के अंदर, जिसके वजह से अब कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही? इस डेपोजिशन की वजह से क्या होगा? देयर विल बी द डिक्रीज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द साइनेप्स, देयर विल बी द डिक्रीज सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, इस सिग्नल ट्रांसमिशन को बेसिकली अब कंट्रोल कौन करता है? आइंस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना लेना, मैंने कहा कि कम्युनिकेशन एनहेंस्ड या एग्जैजरेटेड नहीं होनी चाहिए। एल्जाइमर्स में क्या होता है, आपके जो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। आपको पता है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट कौन कौन सा है? ग्लूटामेट है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, ग्लूटामेट ग्लूटामिक एसिड है। जब ये एक्सेसिवली बाइंड करते हैं तो चैनल्स ओपन करते हैं और पॉजिटिव आइंस अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक्साइटोटॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, इस ओवर स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा? इट विल मॉड्यूलेट द लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ भी किस किस्म की पोटेंशिएशन होगी? एक्सेसिव सिग्नलिंग होगी। देयर विल बी एग्जैजरेटेड सिग्नल ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से आपका पेशेंट एल्जाइमर्स की तरफ चला जाएगा।
तो भाई इधर मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि आपके ये जो मेटल आयंस हैं बेसिकली कंट्रोल किसे कर रहे हैं, आपके कॉर्टिकल ग्लूटामाइनर्जिक साइनेप्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे इसे जो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स मिलते हैं इसको ओवर स्टिमुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव पॉजिटिव आयंस आपके न्यूरॉन्स के अंदर जाते हैं और एक साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे जहन में यहाँ पे आता है कि अगर मैंने अपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो मुझे क्या एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट देने पड़ेंगे? एंटागोनिस्ट देने पड़ेंगे ना। अगर एक साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है इट मीन्स मैंने अपने पेशेंट को एंटागोनिस्ट देने हैं। तो अब जी इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर।